नमस्कार डियर प्रशिक्षुओं, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। एक बार फिर से हम मिलते हैं डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के एडू 4 पेपर 2 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसमें खंड 3 क्या है? यूनिट 3 प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं। अब संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं जिनमें हम ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं वो है बेसिक शिक्षा परियोजना, उसके पहले सेवाकालीन प्रशिक्षण और उसके भी पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब देखिए प्रशिक्षुओं, मैक्रो टू माइक्रो किस प्रकार से आ रहा है? पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रस्तावित योजनाएं की, उनका क्रियान्वयन करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना तैयार की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत सेवाकालीन प्रशिक्षकों का ओरिएंटेशन हुआ। उसके बाद उसे क्रियान्वित करने के लिए जो एजेंसीज हैं, जो संस्थाएं हैं, उनसे कार्य लिया गया। ये एजेंसीज और संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया गया। अब बेसिक शिक्षा परियोजना के तहत तो कार्य का पर्यवेक्षण किया जा रहा है, मगर उसके इतर भी हर कार्य जो है एक अधिकारी ही नहीं देख पाएगा। इसके इतर हम कुछ कार्य स्थानीय निकाय अगर देखें तो बहुत ही आसानी से कार्य करने में कार्य किया जा सकता है। तो इसी संदर्भ में जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, यह परियोजना चलाई गई, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी। राज्य स्तर पर देखना थोड़ा कठिन होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तुरंत किसी कार्य में शिक्षकों को परेशानी आ रही है, वो अपना जनपद स्तर पे ही वो सॉल्व कर लेंगे। हर वक्त वो राज्य स्तर पर ना वो जा सकते हैं और ना राज्य उनके पास आ सकता है। तो इसलिए क्या किया गया कि जिला स्तर पर ही प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना का नाम क्या है? जिला प्राथमिक परियोजना का नाम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डीपेप कहा गया इसको। डीपेप क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसका शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? वर्ष 1994 में। ये केंद्र प्रायोजित, माफ कीजिएगा, ये प्रायोजित योजना ऐसे लिखा गया है, प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। बताया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लक्ष्य इसका क्या है? शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता। संप्राप्ति, क्या प्राप्त करना चाहते हैं हम इससे? संप्राप्ति के लिए भवन शैक्षिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार। ठीक है, तो हम इसके द्वारा क्या क्या अचीव करना चाहते हैं? शैक्षिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण हो, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, उसमें उन्नयन हो और सभी की प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डीपेप। इसी में आगे बढ़ते हैं। समग्र दृष्टिकोण क्या है इस परियोजना का? इस परियोजना का समग्र दृष्टिकोण है कि सर्वसुलभ शिक्षा, शिक्षा जो हो वो सर्वसुलभ हो। ठीक है, शिक्षा सर्वसुलभ हो, निर्बाध छात्र शिक्षा हो, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका, निर्बाध रूप से शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षण उपलब्धियों में सुधार करके सामाजिक विषमताओं को कम करना। तो डीपेप यानी कि डिस्ट्रिक्ट
प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के अनंतिम लक्ष्य क्या है? समग्र दृष्टिकोण। समग्र दृष्टिकोण कहता क्या है कि शिक्षा सभी को सुलभ हो, निर्बाध रूप से लोग शिक्षा छात्र छात्रा ग्रहण करें और सामाजिक विषमताओं को इस शिक्षा के द्वारा कम किया जा सके, यही इसका विशिष्ट दृष्टिकोण होगा। अब डीपेप की उद्देश्यपरक रणनीति, ये कैसे वो कार्य करेगी। डीपेप का लक्ष्य तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके लिए वो डीपेप ने क्या अपनी रणनीति बनाई? उन्होंने उद्देश्यपरक रणनीति बनाई। सबसे पहले सर्वप्रथम आप जानते ही हैं, जैसे बीपेप में हमने कोई भी कार्य करना हो तो हमें संस्थाओं से सहयोग लेना है। संस्थाओं के स्तर पर नियोजन, प्रबंधन और मार्गदर्शन, ये सभी किया जाएगा। उसी प्रकार से इस परियोजना के तहत भी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन, प्रबंध और व्यावसायिक समर्थन के लिए राष्ट्रीय, राज्यीय और जिला संस्थानों और संगठनों को मजबूती प्रदान करना, अर्थात उनका क्षमता वर्धन करना। क्षमता तो है ही उनमें, मगर और कैपेसिटी बिल्ड करना, ठीक है, आर्थिक, मानवीय, भौतिक संसाधन उपलब्ध कराकर स्थानीय स्थितियों के प्रति संदर्भ और संवेदनशीलता को बनाए रखते हुए, संवेदनशीलता है यहाँ, संवेदनशीलता को बनाए रखते हुए समाज की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, देखना कि स्थानीय निकायों, स्थानीय जो ग्राम है जनपद स्तर पर, जहाँ प्रारंभिक विद्यालय है या प्राथमिक विद्यालय उपस्थित है, वहां की स्थिति कैसी है, उसका परिवेश कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, तो उनके प्रति भी आपको संवेदनशील रहना है। यूं ही नहीं कोई चीज वहां पर लागू कर देनी है, आपको बहुत ही हैंडल विद केयर करना है, आपको बहुत ही अच्छे से उसको हैंडल करना है, देखते हुए कि वहां के लोगों की आशाएं क्या हैं, उनका पृष्ठभूमि क्या है, वो किस बात पर उग्र हो सकते हैं, किस बात को वो सहज ले सकते हैं, ये जानते हुए और समझते हुए ही आपको वास्तु स्थिति को देखते हुए ही निर्णय लेना है। और उसी हिसाब से निर्णय लेते हुए आपको उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। तो पहले उनका माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा, उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए कि आखिर वो क्यों विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, या भेज रहे हैं तो ठहरते क्यों नहीं हो उनके बच्चे, और अगर ठहर भी रहे हैं तो उनकी संप्राप्ति, वो आउटपुट क्यों नहीं दे रहे हैं, उनके सीखने के स्तर में इतनी स्लो डाउन क्यों है। ठीक है, तो डीपेप परियोजना की लागत का 85% जो है वो केंद्र वहन करती है और 15% जो है वो राज्य वहन करती है। डीपेप की जो योजना लागू करने के लिए पहले तो आर्थिक रूप से बहुत समस्याएं आई थी। पहले तो बहुत कम बजट दिया जाता था, लेकिन अब बहुत अच्छा बजट दिया जाता है ताकि ये डीपेप योजना अच्छे से क्रियान्वित हो सके। इसी संदर्भ में देखिए 1994 में जब प्रारंभ किया गया था तो 6,938 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता डीपेप परियोजना को दी गई थी। तो इट्स नॉट बैड, अच्छी सहायता उनको मिली और वो कार्य कर सकते हैं अच्छे से। अब नेक्स्ट है डीपेप। सर्वप्रथम सबसे पहले डीपेप जो है वो 7 राज्यों के 42 जिलों में प्रारंभ किया गया था, और आज की डेट में कितना है, आज की डेट में है वो 18 राज्यों के 272 जिलों में फैल गया है। सोचिए, ठीक है, इतनी बढ़ोतरी हुई है। डीपेप सर्वप्रथम केवल 7 राज्यों के 42 जिलों में प्रारंभ किया गया था, और अब उसकी स्थिति क्या है, 18 राज्यों के 272 जिलों में।
और 97-98 में उत्तर प्रदेश ने वेब के अनुभवों के और उपलब्धियों के आधार पर विश्व बैंक की सहायता से बालिका साक्षरता संदर्भ में पिछड़े 18 जनपदों में डीपेप कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ये जो 18 राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किस प्रकार से इनको चयनित किया गया? ये बीईपी जहां पर लागू किया गया था उसके उनके अनुभवों से जानकर जानकारी प्राप्त की गई और उसी हिसाब से फिर निर्णय लिया गया कि हम इन 18 जो अति पिछड़े हैं, इन 18 जनपदों में डीपेप कार्यक्रम लागू करने की बहुत ही आवश्यकता है और यहाँ हम ये लागू करेंगे। अगेन यहाँ पर वही चीजें संज्ञान में ली गई कि बालिका साक्षरता दर जिस जनपद में कम हो और बाकी और प्राथमिक भवन और ये सब भी बहुत अच्छे ना हो, उनकी स्थिति अच्छी ना हो, तो उन्हीं जनपदों को इनमें चयनित किया गया। अब डीपेप के अंतर्गत मात्र 6 से 11 वर्ष के बच्चों के 100% नामांकन, 100% नामांकन या पंजीकरण, धारण और गुणवत्ता ये ली गई। ठीक है, तो योजना की सफलता के लिए क्या किया गया कि ये योजना सुचारू रूप से चले और हमें सफलता प्राप्त हो। इसके लिए योजना की सफलता प्राप्ति के लिए विकेंद्रीकरण पर अधिक बल दिया गया। विकेंद्रीकरण के लिए मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, वेब में जिस तरह से किया गया था मैक्रो टू माइक्रो लेवल तक शिक्षा की उपलब्धता, और मैक्रो लेवल से कौन सी एजेंसियां या संस्थाएं जो राज्य स्तरीय से फिर जनपद स्तर, जनपद स्तर से स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर में आपके ग्राम स्तर और न्याय पंचायत स्तर, तो इन सब की सहायता से शिक्षा का विकेंद्रीकरण करें। डीपेप के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं और मध्यस्थताएं जनपद स्तर पर तैयार की गई, यानी डाइट को क्लियर कट निर्देश दे दिया गया कि भाई आप ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं उनका समाधान कीजिए, उनका क्रियान्वयन देखिए, उनका अनुरीक्षण कीजिए। तो जनपद स्तर पर मोस्टली कौन कार्य करता है? आपका डाइट कार्य करता है। अब परियोजना कार्यान्वयन के पूर्व जनपदों के शैक्षिक स्तर पर लाइन सर्वेक्षण कराया गया, तदनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया। ठीक है, सबसे पहले कोई भी परियोजना जब लागू करनी होती है तो उसके पूर्व क्या किया गया, क्योंकि जिला स्तर, जनपद स्तर या जिला स्तर पर लागू करना है तो इसके लिए पहले जनपद का शैक्षिक स्तर पर सर्वेक्षण कराया गया। कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग निरक्षर हैं, कितने इस आयु वर्ग में है, कितने उस आयु वर्ग में है, उनको किस तरह से शिक्षित किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, तदनुरूप ही तो हम उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो उसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण कितनी सामग्री चाहिए वो उपलब्ध कराएं। तो शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया या किया जा रहा है, अभी भी कार्य चल रहा है, क्योंकि एक बार पाठ्य पुस्तकें बन गई तो बस बन नहीं गई, उनको रिवाइज भी किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, तो उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि ये ऐसी ही रहेंगी या इसमें कुछ बदलाव की अभी गुंजाइश है। इस तरह से आगे डीपेप के अंतर्गत ग्राम स्तरीय चेतना और सामुदायिक सहभागिता पर भी बल दिया गया। जनपद स्तर पर ग्राम स्तरीय चेतना, गांव-गांव में जैसे जन जागरण रैली कीजिए, जन जागरूकता अभियान चलाइए, लोगों को बताइए कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, इससे उनका अभ्युदय होगा, इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इसमें भौतिक संसाधन की तुलना में शैक्षिक क्रियाकलाप पर अधिक बल दिया गया। वेब में ज्यादातर
भौतिक संसाधन उपलब्ध करा दिए गए। तो अब भौतिक संसाधनों को ज़्यादा भौतिक संसाधनों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्व देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार वो हो गए तो उसके बाद फिर शैक्षिक गुणवत्ता पर या क्रियाकलाप पर हमें बल देना होगा कि बच्चों को किस तरह से शिक्षित करें। अब आइए डीपीएप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा बताया था मैंने, क्योंकि बालिकाओं को जो नहीं पढ़ने आ रही थी, उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया गया किस प्रकार से, शिशु शिक्षा केंद्र खोलकर। फिर लैंगिक समानता के आयाम पर भी विशेष बल दिया गया। जो जेंडर संवेदीकरण था कि भाई ये बालिकाएं हैं और इनको घरेलू काम ही करना चाहिए, इनको पढ़ लिख कर क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की, पढ़ लिख कर क्या करेंगी, घर के चूल्हा चौका को देखना है। तो ये सब चीजों को भी ध्यान में रखकर उसके समाधान को ढूंढा गया और लागू किया गया। प्राथमिक स्कूलों के डीपीएप के अंतर्गत किए जाने वाले मुख्य कार्य। अब प्राथमिक स्तर के स्कूलों में ही डीपीएप लागू किया गया, उन्हीं के लिए ही डीपीएप बनाया गया। इस परियोजना को किसके मार्गदर्शन में चलाया जा रहा था? डाइट के मार्गदर्शन में। अब इसी संदर्भ में उनके अंतर्गत किए जाने वाले कार्य को हम एक एक करके देखेंगे। प्राथमिक स्कूलों में कमरों की संख्या बढ़ाना, वही जो वेब में किया गया था वही यहाँ पर भी किया जाएगा, क्योंकि वहां पर मैक्रो लेवल पर था, यहाँ थोड़ा और सूक्ष्म लेवल पर होगा और जनपद स्तर से उसको देखा जाएगा कि क्या ये प्राथमिक स्तर और इनका जो टारगेट है वो कौन है? प्राथमिक स्कूल। वहां पर टारगेट क्या था? प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक दोनों थे। और यहाँ पर डाइट क्या करेगा? मात्र अच्छे से किसको देखेगा? प्राथमिक स्कूलों को। तो इसलिए कार्य का विकेंद्रीकरण हो चुका है। अब बहुत अच्छी तरह से स्पेसिफिसिटी आ जाएगी और बहुत स्पेसिफिक तरीके से वो जान लेंगे कि भाई ये कार्य हुआ है या नहीं है, और नहीं अगर हो गया है तो क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, और अगर नहीं हुआ है तो क्या अच्छाइयां कमियां हैं और किन चीजों की आवश्यकता है, किस चीज की उपलब्धता कराई जाए तो ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में कमरों की संख्या बढ़ाना और नए स्कूल भवन बनाना, अगर आवश्यकता है तो नए, अगर भवन जर्जर हो चुके हैं, बहुत पुराने हैं, तो हम नए स्कूल भवन भी बना सकते हैं। इसका भी निर्णय उन्हीं द्वारा लिया जाएगा। फिर औपचारिक शिक्षा के साथ साथ कुछ अनौपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा केंद्र भी खोले जाए। जैसे कुछ लोग नहीं फिर भी औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर पा सकते हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए कोई और भी विकल्प ढूंढा जाए ताकि वो उन्हें शिक्षित किया जा सके। नए अध्यापकों की नियुक्ति, ठीक है, नए अध्यापकों की नियुक्ति करना आवश्यकता अनुसार, और शिशु शिक्षा केंद्र खोलना, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना, उनको सुदृढ़ करने के लिए उन्हें जो भी मदद की आवश्यकता है उन्हें देना। ब्लॉक संसाधन केंद्र होगा ये, सामुदायिक संसाधन केंद्र स्थापित करना, अगर बीआरसीज हैं तो ठीक, वरना उनको बनाया जाए। और अगर बीआरसी नहीं है तो सामुदायिक संसाधन केंद्र बना दिए जाए ताकि तब तक टाइम बीइंग के लिए वो काम करें। और बीआरसी अगर है भी तब भी सामुदायिक संसाधन केंद्र बनाए जाएं ताकि बीआरसी सामुदायिक संसाधन केंद्र की सहायता से अपना कार्य सुचारू रूप से चला सके और शिक्षकों को बार बार बीआरसी पर या ब्लॉक संसाधन केंद्र पर न जाना पड़े और सामुदायिक से ही काम चल जाए। अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र बनाना, ठीक है, सेवाकालीन अध्यापकों को बताया था मैंने, सॉफ्ट में या पीमोस्ट में सेवाकालीन अध्यापकों को प्रशिक्षित करना, तो उसके लिए अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अब देखिए औपचारिक ये जो डाइट कर रही है वो तो है ही, और भी करना, और क्या करना, दूरवर्ती शिक्षा की भी व्यवस्था करना, डिस्टेंस एजुकेशन की। तो ऐसे भी शिक्षक होते हैं जिन्हें कुछ कठिनाइयां आती हैं, अगर वो उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है और वो बहुत सालों से, जैसे शिक्षा मित्रों की बात अभी
हो रही है, शिक्षा मित्रों को क्या किया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है NIS के द्वारा। तो उसी प्रकार से अगर किसी कारणवश उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है तो उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाए और उन्हें किसी न किसी प्रकार से उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। तो इसके लिए डिस्टेंस लर्निंग अथवा दूरवर्ती शिक्षा की व्यवस्था भी की गई कि वो वहां नहीं जा सकते तो वो घर बैठे ही प्रशिक्षण या अपने जनपद में ही प्रशिक्षण ले सकें। उसको घर बैठे ही कहा जा सकता है क्योंकि उन्हें बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। तो अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र सामग्री का विकास, अनुसंधान आधारित प्रयास, विकलांग बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, क्योंकि विकलांग बच्चे अगर हैं विद्यालय में तो पहले बहुत ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था क्योंकि सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो उसके लिए भी DPEP के अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ताकि आप विकलांग जो बच्चे हैं उनको उन पर ध्यान दीजिए और उन्हें समन्वित शिक्षा ही दीजिए। उन्हें बाकी अन्य नॉर्मल छात्रों के साथ समाहित करके ही शिक्षा दीजिए। उनकी जो भी आवश्यकता है उसको DPEP पूर्ण करेगी, ठीक है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और बालिकाओं की शिक्षा ये हमेशा, क्योंकि अपवंचित वर्ग रहा है तो इसके लिए विशेष प्रयास करें। देखिए ये BEP में भी था और ये DPEP में भी है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अपवंचित ना रह जाएं, वंचित ना रह जाए शिक्षा से, इसीलिए विद्यालयों का निर्माण भी हुआ और सर्वसुलभ शिक्षा के लिए, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं इसलिए ये वर्ग जो है जो पहले से ज्यादा शिक्षा न ग्रहण करने के कारण स्थिति में है तो उनको इस स्थिति से बाहर निकालना ताकि इनका भी उन्नयन हो सके, इनकी स्थिति भी परिवर्तित हो सके। तो ये सारा कार्य किस लिए किया जा रहा है? सामाजिक परिवर्तन के लिए। समाज में जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। किस माध्यम से? BEP और DPEP, ठीक है। अब अंतर क्या हुआ? BEP में बेसिक शिक्षा परियोजना है, DPEP क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्राइमरी एजुकेशन के लिए परियोजना है। यहाँ मोस्टली प्राइमरी स्कूल को ध्यान में रखते हुए परियोजना चलाई जा रही है। वहां पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए परियोजना चलाई जा रही है। वो इससे एक स्तर ऊपर है, ये उससे एक स्तर नीचे, वो राज्य स्तरीय है और ये जनपद स्तरीय है, जिला के अंतर्गत, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी होगी और कार्यों का आवंटन होगा, कार्य सुचारू रूप से चलेंगे और फिर इससे उपलब्धता हासिल होगी। और जो भी हमारा ध्येय है, जो हमारे DPEP का लक्ष्य है वो पूरा होगा और BEP का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। आई होप आपको DPEP और BEP दोनों ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली परियोजना प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए करेंगे। थैंक यू सो मच।